नमस्कार, मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रैन में, जहाँ हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान विषय कक्षा 8 के हल देख रहे हैं। आज हम अध्याय 6 जंतुओं में जनन के उत्तर देखेंगे। पाठ की पूर्व तैयारी में यहाँ पर दिया हुआ है, दिए गए शब्दों को छांटकर तालिका में भरिए। यहाँ पर ये कुछ शब्द दे रखे हैं हमें, इसमें हमें सजीव और निर्जीव को अलग अलग लिखना है। तो जैसे पेड़ सजीव है, लकड़ी निर्जीव है, कुर्सी निर्जीव है, टेबल भी निर्जीव है, पेन निर्जीव है, कोयल सजीव है, मनुष्य सजीव है, मुर्गी सजीव है और खिड़की निर्जीव है। तो इन्हें हमने अलग अलग छांट कर लिखा। आपने इन वस्तुओं को किस आधार पर सजीव निर्जीव की श्रेणी में वर्गीकृत किया, उसके सामने सही व गलत का चिन्ह लगाओ। तो सजीव में वृद्धि, सजीवों में वृद्धि होती है, इसलिए यहाँ हमने सही लगाया, निर्जीवों में वृद्धि नहीं होती है। गति, सजीव चीजें गति करते हैं, निर्जीव गति नहीं करते। श्वसन, सजीव जो है वह श्वसन लेते हैं और निर्जीव नहीं लेते। प्रजनन, सजीवों में प्रजनन होता है, निर्जीवों में नहीं होता है। उत्सर्जन, सजीवों में होता है और निर्जीवों में नहीं होता। अगला है प्रश्न नंबर 2। चलो देखें कौन कौन जंतुओं के बच्चों से परिचित है, इस सारणी को पूर्ण करने का प्रयास करें। तो मनुष्य, मनुष्य क्या क्या होते हैं, शिशु। बिल्ली बच्चे पैदा करती है, कुत्ता भी बच्चे पैदा करता है। तितली अंडे देती है, मुर्गी भी अंडे देती है, गाय बच्चे पैदा करती है और मेंढक अंडे देता है। यहाँ प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। जीवों की उत्तरजीविका में निरंतरता बनाने के लिए जनन का विशेष महत्व है। निम्न में से कौन सी विशिष्टता सही है? सभी जंतु केवल अंडे ही देते हैं, सभी जंतु केवल बच्चे ही देते हैं, कुछ जंतु अंडे देते हैं और कुछ जंतु बच्चे को जन्म देते हैं। तो हमें पता है कि सभी जंतु अंडे नहीं देते और सभी जंतु केवल बच्चे भी नहीं देते हैं। कुछ जंतु अंडे देते हैं और कुछ जंतु क्या देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन से केवल 1, तो ये तो गलत हो जाएगा। 2, तो ये भी गलत है। केवल 3, कौन सा कथन सत्य है? तीसरा कथन सत्य है। दूसरा है जरायुज जंतुओं के सही समूह को पहचानिए। गाय कुत्ता बिल्ली, मेंढक गाय बकरी, मछली मेंढक मगरमच्छ, जेलीफिश मछली या बिल्ली। तो गाय कुत्ता और बिल्ली ये तीनों ही बच्चे देते हैं। जरायुज मतलब जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज जंतु कहते हैं। तो गाय कुत्ता और बिल्ली क्या होंगे? इसका सही उत्तर होगा। अगला है मछली और मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं, क्योंकि अंडे तथा शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु एवं वर्षा से प्रभावित होते रहते हैं। जलाशयों के अन्य जंतु इन अंडों का भोजन करते हैं। अंडों का बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है ताकि उनमें से कुछ में निषेचन सुनिश्चित हो सके। सही कथनों का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ये तीनों ही कथन सही हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कथन 1, 2 व 3, तीनों ही कथन यहाँ पर जो दे रखे हैं ये सही हैं। अगला है बूझों ने एक पोखर में कुछ अंडे देखे जो कवच से ढके नहीं थे, बहुत कोमल व जेली की एक परत के साथ थे। ये अंडे किस जानवर के थे? इस तरह के जो अंडे होते हैं जो कवच से ढके नहीं होते और कोमल जेली की एक परत होती है, ऐसे अंडे मेंढक के होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मेंढक। अगला है परखनली शिशु का विकास होता है। परखनली में, प्रयोगशाला में, मादा के शरीर में या नर के शरीर में? तो इसका सही उत्तर है मादा के शरीर में। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। विखंडन द्वारा जनन अमीबा में होता है। वे जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं
जरायुज जंतु कहलाते हैं। युग्मकों का संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। बाह्य निषेचन मेंढक में होता है। अगला है अति लघुत्तरीय प्रश्न। भ्रूण का निरंतर विकास कहाँ होता है? तो भ्रूण का निरंतर विकास गर्भाशय में होता है। नीचे बॉक्स में कुछ जीवों के नाम दिए गए हैं, जिनमें से कुछ जीव जरायुज हैं तथा कुछ अंडप्रजक हैं। तो उपरोक्त में से चमगादड़, मधुमक्खी व मकड़ी किस प्रकार के जीव हैं? तो चमगादड़ जो होता है वो जरायुज है और मधुमक्खी व मकड़ी ये अंडप्रजक है। चमगादड़ सीधे बच्चे को जन्म देता है और मधुमक्खी व मकड़ी जो है अंडप्रजक है, मतलब अंडे देते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 5। मेंढक के अंडों के ऊपर सुरक्षा के लिए कवच नहीं होते, फिर भी वे पानी के भीतर सुरक्षित बने रहते हैं, ऐसा किस प्रकार होता है? तो मेंढक के अंडों के चारों ओर जिलेटिनस आवरण की एक पतली परत होती है, जिससे वे पानी के भीतर भी सुरक्षित बने रहते हैं। जनन क्या होता है? जंतुओं में जनन की विधियां कौन कौन सी है? तो जनन, कोई जीव, वनस्पति या प्राणी अपने ही समान दूसरे जीव को जन्म देकर अपनी जाति की वृद्धि करता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? जनन की क्रिया कहते हैं। जंतुओं में दो विधियों से जनन होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अगला है अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। यह विधि लैंगिक जनन है या अलैंगिक जनन, स्पष्ट कीजिए। तो अमीबा में विखंडन विधि द्वारा जनन अलैंगिक जनन की एक प्रक्रिया है। इसमें माता पिता अपनी एक कोशिका को विभाजित करके दो नए अमीबा उत्पन्न करते हैं। अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न। मछली तथा मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं, जबकि मुर्गी एक समय में एक ही अंडा देती है, क्यों? तो मछली तथा मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं, क्योंकि उनके अंडे और उनके लार्वा बहुत से प्राकृतिक शिकारियों का शिकार बन जाते हैं। इसके विपरीत मुर्गी को एक अंडा देने की प्रक्रिया में और उसके पालन में अधिक ऊर्जा और संसाधन लगते हैं, इसलिए यह एक समय में एक ही अंडा देती है। प्रश्न नंबर 9 है, यदि पृथ्वी पर रहने वाले सभी सजीवों में जनन क्रिया समाप्त हो जाए तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लिखिए। यदि पृथ्वी पर रहने वाले सभी सजीवों में जनन क्रिया समाप्त हो जाए तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जीवों की विविधता और जनसंख्या पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को बनाए रखती है। यदि जनन क्रिया समाप्त हो जाएगी तो पौधे और जानवरों की प्रजातियां धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी, पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो जाएगा, इससे व्यापक पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। अगला है प्रश्न नंबर 10। लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में क्या अंतर है? उदाहरण दीजिए। तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर निम्नलिखित है। ऐसा जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है, और ऐसा जनन जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है अलैंगिक जनन कहलाता है। इसके उदाहरण हैं जैसे मनुष्य, जानवरों में भी जैसे बाघ, शेर आदि, है ना। और इसके उदाहरण हैं अमीबा। प्रश्न नंबर 11। मुर्गी और मेंढक दोनों ही अंडे देते हैं, लेकिन दोनों में ही निषेचन की क्रिया अलग अलग प्रकार से होती है, क्यों? समझाइए। मुर्गी और मेंढक दोनों ही अंडे देने वाले जीव हैं, लेकिन मुख्य अंतर यह है कि निषेचन कहाँ होता है। मुर्गी में उसके अंडे का निषेचन शरीर के अंदर होता है, जबकि मेंढक में अंडे का निषेचन पानी पर होता है। मुर्गी के अंडे का खोल सख्त होता है, जबकि मेंढक के अंडे मुलायम जेली जैसे पदार्थ से सुरक्षित रहते हैं। कायांतरण किसे कहते हैं? मेंढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं को लिखिए। क्या मनुष्य में भी कायांतरण की क्रिया होती है? यदि नहीं होती तो क्यों? तो कायांतरण किसे कहते हैं? यह एक जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें एक जानवर के पैदा होने या अंडे से निकलने के बाद कोशिकाओं की बढ़ोतरी से उसके शारीरिक ढांचे में कम समय में बड़ा परिवर्तन हो जाता है। मेंढक में कायांतरण, अंडा
सबसे पहले अंडा होता है, फिर आरंभी टेटपोल बनता है, फिर बाद का टेटपोल और फिर वो वयस्क हो जाता है। मनुष्यों में कायांतरण की क्रिया नहीं होती क्योंकि मनुष्यों में विकासात्मक प्रक्रिया होती है। मनुष्यों में परिवर्तन जन्म से लेकर पूर्ण वयस्कता तक होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, निम्नांकित के नामांकित चित्र बनाकर समझाइए। हाइड्रा में मुकुलन, यहाँ पर हमें ये चित्र बनाना है। आपके पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 73 पर ये दिया हुआ है, हाइड्रा में मुकुलन। इसके बारे में हमें लिखना भी है समझाकर। तो प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। ये उभार विकसित होते हैं, नए जीव हैं जिन्हें मुकुल कहते हैं। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। अगला है अमीबा में द्विखंडन। तो सेम पृष्ठ पर अमीबा में द्विखंडन का चित्र ये हमें दे रखा है, इसे यहाँ पर हमें बनाना है। इसके बारे में हमें लिखना भी है। तो अमीबा में भी अलैंगिक जनन होता है, इसमें एक जनक से दो अमीबा बनते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को, जिसमें जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है। अगला है प्रश्न नंबर 14, शुक्राणु एवं अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रक्रिया का नाम तथा वर्णन कीजिए। तो शुक्राणु एवं अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। मादा के शरीर में अंडाणु स्थिर होते हैं जबकि शुक्राणु गतिशील होते हैं। ये शुक्राणु अंडाणु से जाकर मिलते हैं और निषेचन की क्रिया पूर्ण होती है। अगला है प्रश्न नंबर 15, अंतर लिखिए युग्मनज और गर्भ में। तो युग्मनज और गर्भ में क्या अंतर है? निषेचन के बाद बनने वाली रचना युग्मनज कहलाती है। युग्मनज विकसित होकर गर्भ का निर्माण करता है। ये एक कोशिकीय रचना है और ये बहुकोशिकीय रचना है। अगला है जरायु जंतु और अंडप्रजक जंतु, इनमें भी हमें अंतर बताना है। तो जरायु जंतु और अंडप्रजक जंतु, जो जंतु बच्चों को जन्म देते हैं वे जरायुज कहलाते हैं और जो अंडों को जन्म देते हैं वो अंडप्रजक जंतु कहलाते हैं। जैसे गाय, बकरी, मनुष्य, इसमें जैसे मुर्गी, बतख, सांप। अब हमें प्रोजेक्ट कार्य 1 दिया हुआ है। आपने आसपास के कम से कम 10 जंतुओं का अवलोकन करिए तथा उनको जरायुज एवं अंडप्रजक जंतुओं में वर्गीकृत कर सारणी में भरिए। जंतुओं के नाम, जरायुज जंतु और अंडप्रजक जंतु। तो जंतु के नाम में है बकरी, गाय, मुर्गी, कबूतर, बिल्ली, सांप, कुत्ता, कौवा, बतख, सुअर। ये हमारे आसपास पाए जाने वाले जानवरों के हमने नाम लिखे। इसमें से जरायुज कौन कौन से हैं? तो बकरी है, गाय है, बिल्ली है, कुत्ता है और सुअर है। ये जरायुज है। और अंडप्रजक कौन कौन से हैं? मुर्गी, कबूतर, सांप, कौवा और बतख। इन्हें हमने यहाँ पर अलग से छाट कर लिखा है। यहाँ अगला दिया है हाइड्रा में मुकुलन एवं अमीबा में द्विखंडन के चित्र को ड्राइंग शीट पर बनाकर कक्षा में प्रदर्शित करें। तो इसे ड्राइंग शीट पर बनाकर आपको अपनी कक्षा में लगाना है। अगला है प्रोजेक्ट नंबर 2, एक गुलाब की कलम को गुलाब के पौधे में से पर्व संधि से काटकर एक अन्य गमले में मिट्टी में दबाकर लगाइए। उसकी प्रतिदिन देखभाल करते हुए अपने अवलोकन के आधार पर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। दिवसों की संख्या 5 दिवस, लगाई गई कलम में आए परिवर्तन, कोई अंतर नहीं दिखाई देगा 5 दिन में। 15 दिवस, पर्व संधि पर कलिका दिखाई दी। 30 दिवस में कलिका की जगह अब पत्तियां दिखाई दी। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अध्याय 7 किशोरावस्था की ओर के उत्तर देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया उन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।